सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मैं मान प्रसाद शास्त्री आप सबका आज के इस नूतन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पूर्व वीडियो में हमने जाना था कि संधि किसे कहते हैं। वर्णानाम संधानम संधि, वापर्य संधि, संहिता संधि। संधि को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। संधि कहाँ करनी अनिवार्य है ये हमने पूरे वीडियो में जाना है। संहिते पद्य नित्य नित्य धातु उपसर्ग हो, धातु और उपसर्ग जैसे हो वहाँ नित्य होती है संधि। समास में संधि नित्य होती है, एक पद में संधि नित्य होती है। वाक्य में वक्ता या लेखक की इच्छा पर निर्भर करती है। उसके साथ हमने पढ़ा था संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि या अच संधि जिसे हम कह सकते हैं, उसके 8 उपभेद हैं। उनमें से सबसे पहले हमने दीर्घ संधि का अध्ययन कर लिया था। दीर्घ संधि क्या है, किन किन वर्णों के बीच होती है, कौन कौन से 4 वर्ण जो दीर्घ होते हैं, ये हमने पूरे वीडियो में जाना। इसके लिए आप मेरे इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं, दीर्घ संधि के बारे में और ज्यादा जानना है। आज के इस प्रकरण में हम पढ़ना चाहते हैं गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं या किन किन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, साथ ही गुण संधि किन वर्णों के बीच होगी और कौन कौन से दो वर्ण मिलकर के गुण संधि बनेंगे, ये आज के वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हम महर्षि पाणिनि के 2 सूत्र महत्वपूर्ण पढ़ते हैं। पहला सूत्र अदे गुण, इसका मतलब अत एंग च गुण संज्ञा। अत एंग च गुण संज्ञा, ये 2 वर्ण हैं जिनकी गुण संज्ञा अत का अर्थ ए के साथ तय पढ़ लिया। इसका अर्थ ये क्या केवल ह्रस्व ए का ही ग्रहण होगा, आ का ग्रहण नहीं होगा, ये इसका अर्थ है। एक सूत्र आ गया, उसके अनुसार तय जिस वर्ण के बाद पढ़ लिया जाए वहां ह्रस्व ए का ही ग्रहण होगा, ए की ही गुण संज्ञा होगी, अर्थात आ की गुण संज्ञा नहीं होगी। साथ ही एंग एक प्रत्यार है जिसमें 2 वर्ण है, ए ओ न, ऐसा सूत्र है। तो इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ए और ओ को गुण के नाम से जाना जाता है, इनकी गुण संज्ञा होगी आ, ए और ओ। अब आगे वाला सूत्र की गुण होगा, गुण संधि कहाँ होगी? सूत्र आदि गुण है। ए वर्ण अचि परे गुण एक संज्ञा से, अर्थात ए वर्ण के बाद यहाँ ए और आ दोनों का ग्रहण है। ए या आ के बाद यदि अच रहे, अच का अर्थ है ई रह सकता है, ई रह सकता है, ऊ रह सकता है या री रह सकता है, तो गुण होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ए या आ के बाद ई ऊ या री रहे या री रहे तो गुण संज्ञा होकर गुण संधि होगी। कहने का अर्थ यदि ए के बाद ऐ रहेगा, ए के बाद ए रहेगा, ए के बाद ओ रहेगा, ए के बाद औ रहेगा तो गुण संधि नहीं होगी। स्पष्ट है, ए या आ के बाद ई रहे या ऊ रहे या री रहे या री रहे तो गुण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए या आ के बाद यदि ई है, चाहे वह ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो दोनों को मिलाकर के ए गुण होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ए आ के बाद ई रहे तो ए क्यों, ओ क्यों नहीं हुआ या ए क्यों नहीं हुआ? उसका कारण उच्चारण स्थान है। ए का उच्चारण स्थान हम सब जानते हैं, अपर विसर्जन कंठ। ई का उच्चारण स्थान इच्युस्थानम तालु। अब कंठ और तालु ये दोनों उच्चारण स्थान ए का है, इसलिए यहाँ ए होगा। उदाहरण से सीखते हैं अपन, उदाहरण करते हैं। वह धन इंद्र, ऐसा लिखा है। वहा में आकार है, इंद्र में इकार है, आ और ई दोनों को मिला करके ए कर देंगे। एक बार स्थिति ऐसी होगी, महक को मैंने अलग लिखा है, आ और ई के स्थान पर ए हो जाएगा। आगे नंद्र जो है वो है। अब इनका वर्ण सम्मिलन कर देते हैं, सभी वर्णों को मिला देते हैं, तो इस प्रकार महेंद्र। ऐसा ही दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, उपधन इंद्र, यह लघुस्थान कुंडी का उदाहरण है। उप पकार के बाद अकार है, इंद्र में ई है, ए और ई मिलकर के ए बनेगा।
तो उदाहरण बनेगा उपेंद्र। ऐसा ही आप उदाहरण बना सकते हैं धर्म धन इंद्र तो बनेगा धर्मेंद्र। ऐसे आप अन्य उदाहरण ले सकते हो सूर्य धन इंद्र तो बनेगा सुरेंद्र सुरेंद्र। ऐसे धन धन इंद्र ले सकते हो धरेंद्र बन सकता है धरा धन इंद्र ले सकते हो धरेंद्र बन जाएगा। ऐसे ही अन्य उदाहरण ले सकते हैं आप रमा धन ईसा रमा धन ईसा आकार है ईस का ई है दोनों को मिला करके एकार गुण रूप करेंगे और उदाहरण बनेगा रमेशा। ऐसे ही नग धन इंद्र ले सकते हैं नगेंद्र। आ ए और आ सामने यदि ई रसो हो जाए तो दोनों को मिला करके एक गुण होगा ये गुण संधि कहलाएगी। इसके साथ ही दूसरा उदाहरण लेते हैं जब ए या आ के बाद ऊ तो क्या होना चाहिए ए या आ के बाद यदि ऊ है तो दोनों को मिला करके ओ रूपी गुण ए या आ पहले है उसके बाद ऊ है तो दोनों को मिला करके ओ करेंगे। वही उच्चारण स्थान का नियम यहाँ भी लागू होगा। ए आ का उच्चारण स्थान कंठ है ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठव है यहाँ कंठोष्ठव ओकार का उच्चारण स्थान इसलिए ओ होगा। उदाहरण देखते हैं पर धन उपकार पर धन उपकार पर रकार के बाद अकार है उकार ना है ए और ऊ को मिला के ओ करेंगे। संधि करने के बाद स्थिति ऐसी बनेगी परोपकार। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं ग्राम धन उत्थानम ग्राम धन उत्थान ग्राम मकान में मैं के बाद ए है उकार में ऊ है ए और ऊ को मिला के ओ करेंगे। संधि करने के बाद स्थिति ऐसी बनेगी ग्रामोत्थानम। ऐसे ही अन्य उदाहरण ले सकते हैं सूर्य धन उदय। ऐसा है सूर्य में ये के बाद ए है उदय का ऊ है दोनों को मिलाएंगे और सब बनेगा सूर्योदय। ऐसा ऐसे अन्य उदाहरण ले सकते हो जन उपकार है जन उदय तो होगा जनोदय जनोदय। ऐसे सर्व धनोदय हो सकता है सर्वोदय। पहले का अर्थ यह था कि ए या आ के बाद यदि ऊ है तो ओकार रूप गुण होगा और उसको गुण संधि कहेंगे। उदाहरण देख सकते हैं पर प्लस उपकार प्रोपकार ग्राम धनुत्थान ग्रामोत्थान सूर्य धनुदय सूर्योदय जन धनुदय जनोदय। आगे देखते हैं यदि ए आगे बाद री है तो हमें क्या करना है यह सबसे महत्वपूर्ण है। गुण संधि में अकार और इकार को मिला के एकार करना सरल है अकार उकार को मिलाकर ओकार करना भी सरल है। प्रोपकार की बात समझ में आ जाती है लेकिन यहाँ थोड़ा सा कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। ए आगे बाद यदि री रहे तो हमें क्या करना है ए आ के बाद यदि री रहता है या री रहता है तो हमें क्या करना है यहाँ ध्यान देना है। ए या आगे बाद गुण तो तीन ही है ए और ओ उच्चारण स्थान के अनुसार ए तो हो नहीं सकता ओ भी नहीं हो सकता गुण या ए होगा गुण ए होगा लेकिन री साथ में रहने के कारण या रे भी आएगा प्रकार रूप इसके साथ होगा। ऐसे यदि री है ए आगे बाद री है तो गुण तो ए ही होगा लेकिन उस री को दिखाने के लिए लकार भी इसके साथ आएगा अर्थात यह अर और अल रूप गुण होगा। तो वहां यह भी ध्यान रखना होता है कि रे जो आता है वह रे एक पाणिनि का ही सूत्र या एक बात कह सकते हैं जल तुम्बे के न्याय ने रे फसल जैसे पानी के अंदर तुम्बे को डालते हैं तो तुम्बा एक फल है वह डूबेगा तैरेगा उसी तरह से आधा
उदाहरण से सीखते हैं अपन। महा धन ऋषि, ऐसा यदि लिखा गया है, संधि करनी है। महा में अकार है, आ है, सामने री है, ए और री दोनों के स्थान पर हम गुण करते हैं। म है, एक बार मैंने हलंत लिखा है, दोनों के स्थान पर गुण अर होगा, रिकार होने के कारण रे आएगा, सामने सी। अब हम इस सब का वर्ण सम्मेलन करते हैं, इनको मिलाते हैं। मह में ए मिलेगा, मह है पूरा हो गया। अब रे है, आधा रे है, ये रे इस से के ऊपर लिखा जाएगा यहाँ, और इसका वर्ण सम्मेलन करने के बाद ऐसे लिखा जाएगा महर्षि। ऐसा यदि आता है, इसका संधि विच्छेद करना है तो ये लिखिए महाधनऋषि। ऐसे अन्य उदाहरण देखिए। सप्त धन ऋषि, ऐसा यदि है तो ये स्थिति यहाँ होगी, और हम संधि करने के बाद ऐसा लिखेंगे सप्तर्षि। ऐसे अन्य उदाहरण देख सकते हैं। कृष्ण धन रिद्धि, ऐसा यदि लिखा है कृष्ण धन रिद्धि, तो संधि करने के बाद लिखा जाएगा कृष्ण रथि, कृष्ण धी, यहाँ है कृष्ण रथ। ऐसे द्रि का उदाहरण देखें। तव धन द्रिकार, ऐसा है, तव में वकार के बाद ए है, द्रिकार में द्रि है, इनको मिलाकर के अल रूप गुण करेंगे और इसको ऐसे लिखा जाएगा तवलकार, तवलकार। ऐसे मम धन द्रिकार मम लकार, ऐसे बन सकता है। तो गुण संधि के अंतर्गत हमने देखा, गुण संधि तीन वर्णों की होती है, अ, ए और ओ, इनको गुण कहते हैं। इनका गुण नाम है, संज्ञा का नाम है। आदिगुण सूत्र के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि ए आगे बाद यदि ई या उ या री और री, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण रहता है, ए आगे बाद ई रहे तो ए रूप गुण होगा, ए आगे बाद यदि उ रहे तो ओ रूप गुण होगा, यदि ए आगे बाद री रहता है तो अर होगा, और ए आगे बाद यदि द्रि रहता है तो अल रूप गुण होगा। उदाहरण हमने सीखे। ए आगे बाद पी का उदाहरण जैसे रमेशा, महेशा, सुरेशा, सुरेंद्र, नगेंद्र, ये धनेंद्र, ये उदाहरण के। ए आगे बाद उ रहने के हमने उदाहरण के परोपकार, ग्रामोत्थान, सूर्योदय, सर्वोदय, जनोदय, ये उ के उदाहरण गुण और रूप करके। ए के बाद री रह करके उदाहरण के महर्षि, सप्तऋषि, कृष्ण रथि, और ए के बाद री रहने के उदाहरण के तवलकार। इस प्रकार हमने सीखा कि गुण संधि के अंतर्गत गुण संज्ञा किसकी होती है, गुण संधि कहाँ किस स्थिति में होता है, साथ ही उसके उदाहरण। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक संधि हम और पढ़ना चाहेंगे, बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण संधि है। स्वर संधि के जो 8 वेद है, 8 वेद में से दीर्घ संधि हमने पहले पढ़ ली थी, गुण संधि अभी भी पढ़ी है, और उसके साथ एक संधि हम और पढ़ेंगे अभी, यण संधि। ये सबसे महत्वपूर्ण है स्वर संधि में से। अब तक की परीक्षाओं में, वैसे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में यण संधि उदाहरण लगभग पूछे गए हैं, और वहां हमें कभी बार कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए यण संधि को ध्यान से सीखेंगे। सूत्र है इसके लिए इको यण ची, इको यण ची छोटा सा सूत्र है, क्योंकि महर्षि पाणिनि के सूत्र के परिभाषा के अंतर्गत ये बात हुई थी। सूत्र वे होते हैं अल्पाक्षर संदिग्धम, जिनमें थोड़े से अक्षर हो और सारवत बात जिसमें कही गई हो, किसी प्रकार का संदेह नहीं हो, सूत्र कहलाते हैं। सूत्र इको यण ची एक सूत्र है, ये कहता है इका स्थान है यण से, इक के स्थान पर यण होता है, अच्छी अचबाद में रहे, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इक का अर्थ है, इक क्या है, ई उ री और री, ये 4 वर्ण इक है, इनके स्थान पर होगा। यण संधि जो होगी वह ई के स्थान पर होगा, ओ के स्थान पर होगा, री के स्थान, री क्या होगा, यण होगा।
या वा रा उल्ला, ये क्रमशः प्रवृत्ति होगी। ई के स्थान पर यही होना है, ऊ के स्थान पर वह होगा, ई के स्थान पर वह होगा, जी के स्थान पर होगा, तब होगा कि सामने स्वर है। स्वर का अर्थ प्रत्यार है ए ई उ री री ए ओ आई और अम, ये सारे अक्षर हैं। लेकिन ध्यान देने की बात ये है, इसलिए मैंने दीर्घ संधि को पहले पढ़ाया था कि यदि ई के सामने ई रहेगी तो वहां यण संधि नहीं होगी, वहां दीर्घ संधि है वही होगी। ऊ के सामने यदि ऊ रहेगा तो वहां यण संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होगी। ऐसे री के सामने यदि री रहेगा तो दीर्घ संधि होगी, री का दीर्घ होता नहीं है, इसलिए उसका सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अब हमें ध्यान ये देना, ई की स्थान पर यह करना है, चाहे ई ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो। ऊ के स्थान पर वह करना है, री के स्थान पर वह करना है, री के स्थान पर वह करना है। लेकिन ये भी ध्यान देना है, सूत्र का निर्देश है कि पूर्व वर्ण कोई होगा। जैसे उदाहरण लिखते हैं, शुद्धि धनुपास्य, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। या दकारोत्तरवर्ती कार है, यहाँ उपास्य ऊ है। अब यहाँ शंका आती है कि ई के सामने ऊ है तो ऊ को कर ले, तो यहाँ निश्चित निर्देश है कि पूर्व कोई सप्तमी विभक्ति द्वारा होने वाला जो कार्य है और पूर्ववर्ती कोई होगा, अर्थात ई के स्थान पर यह होगा। इसका संधि करने के बाद स्थिति ऐसी बनेगी, शुद्धु पास्य, वैकल्पिक रूप होते हैं वो अलग बात है। ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे अन्य उदाहरण देख सकते हैं हम, अधि धन अक्सा, ऐसा ये लिखा गया है, उदाहरण बहुत बार आया है। इकार है, सामने स्वर है, हम ई के स्थान पर ये कर लेंगे और अध्यक्ष ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे अन्य उदाहरण लेते हैं, अनु धन अय, ऐसा ये भी है। पुकार है, पुकार के बाद स्वर है, ऊ के स्थान पर वह करेंगे, नए सा वर्ण सम्मेलन करने के बाद अन्वय है, ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे अन्य उदाहरण देखते हैं, पति धन एकम, यदि ऐसा लिखा गया है, तकार के बाद ई है, सामने स्वर है, संधि करने के बाद ऐसा लिखा जाएगा, प्रत्येकम। ऐसे अन्य उदाहरण लेते हैं, सु धन आगतम, यदि ऐसा लिखा गया है तो संधि करने के बाद सु सकाराता, ऊ के स्थान पर वह में जो सामने स्वर होता है वो मिलता है, स्वागतम, ऐसा लिखा गया। ऐसे ही री के स्थान पर रह करना है। उदाहरण सीखते हैं, धात्री धन अंश है, इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। धा दा, री के स्थान पर रह, अंश है, ऐसा लिखा, वर्ण सम्मेलन करते हैं। हम सब जानते हैं क्षत्र के संयुक्त वर्ण है, त और ए को मिला करके त्रय लिखा जाता है, धात्र, सामने ए है, ऐसे लिखा धात्रंश है। ऐसे मातृधन अंश हो सकता है, मातृधन आज्ञा हो सकता है, भ्रातृधन आज्ञा हो सकता है। तो इसको संधि करने के बाद मात्र, आगे मात्रा मात्रा, मात्राज्ञा, इसे पितृधनाज्ञा, पितृज्ञा बनेगा, भ्रातृधनाज्ञा, भ्रात्राज्ञा। ऐसे री के साथ भी होता है। एक उदाहरण सीख लें, री धन आकृति, ऐसे लिखा है, री धन आकृति, री के स्थान पर लय होगा, धन आकृति, इसका वर्ण सम्मेलन करें, मिलाएं और संधि करने के बाद बनेगा लाकृति। यहां हम यण संधि के दिए गए पद का संधि विच्छेद करने के लिए एक सरल टिक अपना सकते हैं कि यदि यह वह वर्ण से ठीक पहले यदि आधा अक्षर है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसमें यण संधि होगी। देखिए ध्यान से, यह के बाद यह आधा अक्षर है, या वह के बाद वह आधा अक्षर है, या ये के बाद ते आधा अक्षर है, या वह से ठीक पहले से आधा
अक्षर है, ऐसे इसमें देखा जा सकता है कि रे से ठीक पहले तय आधा अक्षर है, इसमें भी रे से ठीक पहले तय आधा अक्षर है। तो कहने का अभिप्राय यह है, यदि आधे अक्षर के ठीक बाद समय में य व र ल यदि है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उस पद में यण संधि है। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने जाना गुण संधि किसे कहते हैं, 3 वर्णों की गुण संख्या होती है अ, ए, ओ, उसके उदाहरण, साथ यण संधि के अंतर्गत इक का अभिप्राय क्या है, ई, उ, री और री का अर्थ है इक का, यण का अर्थ है य व र, ई के स्थान पर ये होता है, उ के स्थान पर वह होता है, री के स्थान पर रह होता है, त्री के स्थान पर लय होता है। कब होता है, स्वर सामने रहने पर, वो भी कैसा, असमान, यानी ई के सामने ई रहते हुए यण संधि नहीं होती, उ के सामने उ रहते हुए, ऐसे री के सामने री रहते हुए यण संधि नहीं होती, वहां दीर्घ संधि होगी, ये ध्यान रखने की बात है। इसके उदाहरण से ई के स्थान पर यह करने का शुद्धोपास्य, उ के स्थान पर वह करने का उदाहरण देखा है अन्वय, ई के स्थान पर यह करने का पुनः उदाहरण देखा है प्रत्येकम, सुधनालितम, उ के स्थान पर वह किया है, इसे री के स्थान पर रह किया है, री के स्थान पर लय किया है। इसके अन्य उदाहरण और सीखे जा सकते हैं, जैसे मध्वरी, इसका उदाहरण है, उ के स्थान पर वह होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है गुण संधि और यण संधि। आगे आने वाली वीडियो में हम स्वर संधि के जो अन्य भेद है, जैसे वृद्धि संधि है, अयादि संधि है, पररूप संधि है, पूर्व रूप संधि है या प्रकृति भाव है, उनके बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे पुनः एक बार गुजारिश रहेगी कि आपके प्रिय चैनल आचार्य हनुमान को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारती, जयतु संस्कृति।